ज़्यादा अच्छी बिल्ड हो जाती है। ऑलराइट, so we are going to start this chapter number 7, and this chapter number 7 is mainly about your type checkings. Now, good thing is कि I actually talked about type checkings earlier as well. अगर आपको पता हो तो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर भी आपको प्लेस इन किया था for the semantic analysis which was uploaded, we talked about type checking, and obviously not in detail, but we talked about certain type checking के okay type checking perform कैसे हो रही है, हमें type checking की क्यों जरूरत है, etc etc. So अब हम इसी चैप्टर में सासेस को देख लेते हैं। मैंने इसी को साथ अटैच कर लिया ताकि हम यहीं पे देख लें, बिकॉज इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, तो इसको इतना मैंने शॉर्ट करना भी नहीं। अब हमारे पास ये है कि व्हेन एवर यू नो लाइक सम एरर्स आर कैप्चर्ड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, और उसमें हमारे पास जो कंपाइल टाइम में एरर्स होती हैं, पार्सिंग जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, और वो यूजुअली ऐसी एरर्स होती हैं जो स्टैटिक चेकिंग या टाइप कंपैटिबिलिटी की एरर्स होती हैं, जो कि हमें समटाइम्स नहीं पता चलता, और वो कंपाइल टाइम पे हमारे पास आ जाती हैं। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमारे पास ये वाली एरर्स इजीली फिगर आउटेबल होती हैं, हाँ होती हैं, इसीलिए हम सेमेंटिक एनालिसिस कर रहे हैं। सारा का सारा हमारा जो टाइप चेकिंग वाला सीन है वो हम सेमेंटिक एनालिसिस में परफॉर्म करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि टाइप कंपैटिबिलिटी वाली जो चीज़ें हैं, those are not actually checked by your parser, because your parser doesn't have any such capability कि जिससे वो इन चीजों को उस तरीके से check कर सके. So mainly if you just understand this part, they're just saying that again this book really loved this picture overall. They just use it a lot in this one. So we have a source program and it goes to lexical analyzer, and then you just get certain tokens and मैम जी मैम वो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। वो मैंने ऑन की हुई है। अच्छा सही है। Now I have to cut it from the video. Okay. Actually the earlier एक और स्टूडेंट ने मुझे कहा था, तो मैंने फिर वो ऑलरेडी ऑन कर दी थी। ऑलराइट, अच्छा, तो यहाँ से टोकन्स जो हैं वो हमारे सिंटैक्स एनालाइजर में जा रहे हैं, एंड वी सिंपली गेट अ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, AST जिसको हम कहते हैं, एंड दैट गोज टू सेमेंटिक एनालाइजर। और अब यहाँ पे हम वो सारे 10, 11, 12 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, टाइप चेकिंग, कंपैटिबिलिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी हमने चीजें बताई हैं। अब इन सारी चीजों से तब आपने एक बात याद रखनी है, which we already discussed in the very beginning of the lectures, when we were talking about how compiler works. So we discussed about something that's called a symbol table. So symbol table is always going to store all the necessary entries, and all those necessary entries are something like like all the identifiers and all the types of identifiers. No, you cannot say exactly types of identifiers, लेकिन obviously जब वो उनकी values को भी store करवा रहे हैं, किसी function की जो भी function occurrences हैं, लेकिन देखिए function के नाम भी आपके identifiers होते हैं, क्योंकि आप identify करते हैं जब आप खुद, यानी कि जब आपका custom made function होता है, user build function होता है, वरना तो आपके पास तो वो सब चीजें हमारी symbol table में किसी तरह enter हो रही हैं, symbol table entries चल रही। अब symbol table entries और ये जो हमारे पास ये values हैं, ये जो हमारे पास abstract syntax tree आया है, उसको लेके सेमेंटिक एनालाइजर जो है वो बहुत सी चीजों को चेक करता है। आप वो जो बहुत सी चीजों को चेक करता है, उनमें सबसे जो मेजर चीज है वो है कि आपकी चेकिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको मेन चीजें बता रही हूँ, वैसे इट्स वेरी इजी टू राइट। अब वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे पास या तो डायनामिक चेकिंग हो सकती है, और डायनामिक चेकिंग होती है हमारे पास लेट बाइंडिंग, और अगर हमारे पास स्टैटिक चेकिंग हो तो वो होती है हमारे पास यूजुअली हम उसको पहले ही कर लेते हैं, कंपाइल टाइम से पहले ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि वी जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक साउंड सिस्टम जो है वो होगा कि जो रन टाइम से पहले ही ज्यादा से ज्यादा एरर्स को एलिमिनेट कर दे, और अगर वो रन टाइम से पहले ही चीजों को, एरर्स को, टाइप चेकिंग, टाइप कंपैटिबिलिटी को फिक्स कर देता है, तो यूजुअली वो स्ट्रांगली टाइप्ड होगी। और अब वो कितनी स्ट्रांगली टाइप्ड होगी हम इस पे कोई फिक्स बात नहीं कर सकते। अब हम आपको जितनी भी चीजें रफली पढ़ाएंगे, और टू बी ऑनेस्ट हमने आपको जितनी भी चीजें पहले पढ़ाई, दे ऑल डिपेंड फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। मतलब अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कितने परसेंट कोई सिस्टम साउंड हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है ना हम कंपाइलर जिस लैंग्वेज के लिए लिख रहे हैं उस लैंग्वेज में टाइप चेकिंग किस जगह परफॉर्म हो रही है, किस तरह परफॉर्म हो रही है,
lots of dependencies are there. So we are usually, whenever studying, we're studying a general structure of the things. So that's how it is. So we are just going to see कि हमारे पास टाइप चेकिंग है किस तरीके से. अब यहाँ पे ये कुछ उन्होंने चेकिंग की टाइप्स यहाँ पे बताई हुई हैं, विच इज लाइक कि आप यूनिकनेस चेक करते हैं कि आपके पास वेरिएबल्स, सिचुएशंस, वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनिक वेरिएबल्स आप यूज करें वेर एवर नीडेड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम. सो वी कैन नॉट एक्चुअली से इट के कहाँ पे किस तरीके से. फ्लो ऑफ कंट्रोल के चेक्स होते हैं ना, जैसे आपको मैंने बताया भी था कि लाइक इफ यू हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट एंड देन यू आर नॉट एक्चुअली इनसाइड एनी फ्लो, you're not in a flow, so you just simply insert a break statement. So then the semantic analysis is going to be a break statement is supposed to exit from the loop, but we don't have a loop. So from where we have to exit. So इस तरह के flow of control check, फिर इसी तरह type checks और name related checks जो है वो हम perform करते हैं. इसकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है. ये मैं इसलिए थोड़ा जल्दी चल रही क्योंकि ये चीजें तकरीबन हमने पहले भी सेमेंटिक एनालिसिस में डिस्कस की रफली. So what do semantic analysis do? That is what semantic analysis is doing, but we are going to focus on type checking only today. So यहाँ पे हम देखते हैं कि then we are going to check that look at the type checking only. So अब यहाँ पे बता रहे हैं कि type checking आप क्या करते हैं कि आप एक type system बनाते हैं. What is a type system? Type system is a collection of rules for assigning types to the various parts of the program. अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने अर्लियर अपनी ग्रामर के रूल्स लिखे थे, हमने अपनी CFGs लिखी, हमने CFGs के बाद उसके ट्रीज बनाए व्हाटसोएवर, फिर हमने उन्हीं CFGs की सेमेंटिक ग्रामर्स लिखी, या हम कह सकते हैं कि हमने सेमेंटिक रूल्स लिखे. ठीक है, तो उसी चीज को फॉलो करते हुए अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम अपने रूल्स लिखेंगे जिनको मैं कह देती हूँ कि टाइप रूल्स हैं. ठीक है, या टाइप एक्सप्रेशंस. यानी मैं सारी सिर्फ टाइप्स के लिए, मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रही, सिर्फ टाइप के लिए हम एक प्रॉपर रूल्स बनाएंगे कि हाँ जी ये रूल्स हैं, और जहां पे जरूरत होगी वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम में, वहां पे उस चीज के आगे हम टाइप के रूल्स लिख देंगे. तो अब हमारे पास टाइप के एक्सप्रेशंस, या आप ये समझ लें कि आपके पास क्या टाइप्स होती हैं. आपके पास कुछ बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है, जिनको आप कहते हैं कि हाँ जी बेसिक टाइप. अब आपके पास एक बेसिक टाइप होती है, बेसिक टाइप को आप कहते हैं आपकी सारी प्रिमिटिव टाइप्स, लाइक ऑलरेडी बेसिक टाइप्स, फाउंडेशनल टाइप्स जो आपके पास होती हैं, कि वो आपके पास लैंग्वेज में ऑलरेडी बनी हुई हैं. ठीक है, और आपको दी गई हैं, जिसमें आपके पास सारी की सारी टाइप्स हैं, लाइक बुलियन, चार, इंटीजर, रियल, वॉइड, and type error is like in this one, if we are going to encounter any type error, so we are just considering कि ये हमारे पास एक बेसिक टाइप है, जो कि जब भी हमारी टाइप कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी तो हम जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं या एरर थ्रो कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्शन बट यू कैन से एरर हम थ्रो कर रहे हैं. अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट कंपाइलर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड और हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड. तो उस चीज को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जनाब आ रहा है बेसिक टाइप है. और उसके बाद आपके पास कंस्ट्रक्टेड टाइप्स वो होती हैं जिनको आप बेसिक टाइप्स को यूज करके बना रहे हैं, या आप ये समझ लें कि आपके पास टेक्निकली जिन चीजों को आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है वो आपके पास होते हैं कि आप कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं. लेट्स से मैंने ये लिख दी और अब आपके सिस्टम को पता है कि यू हैव टू एक्चुअली गिव सस्टेन अ मेमोरी ब्लॉक, और आपने उस मेमोरी ब्लॉक के बाहर वेरिएबल लिख दिया और उसके अंदर ये वैल्यू 33 स्टोर करवा दी और उसका कोई स्पेसिफिक एड्रेस है. अब उसके बाद आप जितनी चीजें बनाते हैं जिनको आप डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं, सो यू एक्चुअली यूज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपकी एक वैल्यू एक मेमोरी ब्लॉक में सेव हो सकती है, and then you are literally going to construct any type of data structure depending on what type of programming you are doing. और आप हमने फिर उन डेटा स्ट्रक्चर्स को लेबल कर दिया कि दैट इज समथिंग लाइक एरे एंड दैट इज समथिंग लिंक लिस्ट एंड और मे बी आप एरे को भी कह सकते हैं कि एरे को हमने यूज किया, लिंक लिस्ट, फिर हमने कहा कि ये चीज स्टैक है, ये चीज क्यू है. दे आर कंस्ट्रक्टेड. हो सकता है कि कुछ टाइम बाद कोई और डेटा स्ट्रक्चर को लेके आ जाए और कहे कि मुझे लगता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज में यूज हो सकता है व्हाट्सएवर. So mainly, a type constructor is applied to type expression is a type expression. अब इसको आप इतना गौर से परेशान ना होके पढ़े, आप बस ये सिंपल समझ सकते हैं कि आपके पास एक एरेज, पॉइंटर्स,
इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं, ये आगे भी इस बारे में हम जिक्र करेंगे। उनमें हम 1 से 2 टाइप्स को यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली इसका कोई साइज है और इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, इंडेक्स है। इंडेक्स हमेशा इंटीजर होना चाहिए, और ये आपका इंडेक्स होता है, और ये आपका टाइप होती है कि किस टाइप की वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। और इंडेक्स जो है वो हमेशा आपका इंटीजर ही फॉर्म में चल रहा होता है। और आपकी ये जो टाइप है ये डिफरेंट हो सकती है। यू कैन हैव एरे ऑफ कैरेक्टर्स, और एरे ऑफ इंटीजर्स, और एरे ऑफ बुलियन, और एरे ऑफ एनीथिंग यू वांट टू। तो इस तरह आप जब उनको इकट्ठा करके यूज करते हैं तो ये आपको भी चीज आती है। अब अगर आप इस चैप्टर में देखें तो यहाँ पे इन्होंने इन्हीं चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन लेटर ऑन दे हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट रियली नाइस थिंग्स। इसको आप एक दफा यू कैन जस्ट रीड इट, बट दे हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स वेरी नाइसली हियर। यहाँ से जहां से इन्होंने इसको स्टार्ट किया हुआ है, हम एक बार इसको पढ़ के ना यहाँ पे पीछे आके इसको एक दफा दोबारा देखेंगे, क्योंकि इट्स लाइक ए लॉन्गर एक्सप्रेशन ओवरऑल। जैसे यहाँ पे उन्होंने फंक्शन की बात की हुई है, पॉइंटर की हुई है, प्रोडक्ट की हुई है, ओवरऑल रिकॉर्ड की हुई है। सो दे आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग, जस्ट दे से पॉइंटर टी। तो अगर मैंने इसको राइट डाउन करना है तो इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी कि हमारे पास पॉइंटर की कौन सी टाइप है, फंक्शन डी आर। अब ये डोमेन और रेंज की बात है, बट इनकी ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशन आगे लिखे हुए हैं, तो वी आर गोइंग टू लुक फ्रॉम देयर, और मैं फिर आपको साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे देखें कि हम एक सिंपल टाइप चेकर डिजाइन करने लगे हैं, ऑलराइट। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट, जस्ट लुक एट दिस डिक्लेरेशन। अब आप उस तरीके से समझे, ये हमारे पास कोई डिक्लेरेशन है, ठीक है। मतलब ये कोई आपको ग्रामर समझ नहीं, सो वी हैव सर्टेन ग्रामर हियर। अब आपको ग्रामर के आगे, एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज वेल, कि आपको अगर कोई ग्रामर दी जाए तो कैन यू राइट डाउन टाइप रूल्स इन फ्रंट ऑफ इट, और इफ यू अंडरस्टैंड द टाइप रूल्स तो whatsoever next can be done. So that is what type checking is mainly about. यहाँ पे जब हमें ग्रामर दी गई है, तो अभी इनिशियली हमें नहीं पता कि what D और E is actually here और what D is here, but when we encounter the ID, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि at that point we said that add type, और हम कह रहे हैं कि ID entry, और इसकी वो टाइप वो होगी जो इसकी यहाँ पे T की टाइप लिखी हुई है। आईडी डॉट एंट्री का मतलब है, अब ये आप जहां पे भी इनकाउंटर करेंगे ना आईडी डॉट एंट्री, या ज्यादातर आईडी डॉट एंट्री आप देखेंगे, तो ये बेसिकली कुछ जगहों पे एंट्री करवा रही होती है, कुछ जगहों पे चेक कर रही होती है कि इफ आईडी डॉट एंट्री, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इट जस्ट गोज टू द सिंबल टेबल, and if the type is not given it gives the type, and if type is given it just checks the type, और वो चेक करता है कि टाइप ये हमारे पास गिवन है या नहीं गिवन। और अच्छा, टाइप मैच हम करते हैं। अब आगे आप देखेंगे हम एक्चुअली में उन चीजों को पढ़ेंगे। जी जी। मैम मैम यहाँ पे हमें आईडी मतलब एंट्री के लिए आईडी टाइप नहीं देनी चाहिए इनपुट में, जैसे एग्जाम में भी था तो उसमें आईडी टाइप नहीं नहीं, होगा, हम यहाँ पे आईडी ये एंट्री कह रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रामर की, या आप ये समझ लें कि प्रोग्राम जहाँ पे लिखा हुआ है ना, अच्छा आपने इसके थोड़े से रूल्स को अंडरस्टैंड करना है। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास रूल्स के अंदर टाइप मेंशन है, तो टी वो एक्चुअली टाइप है। तो हम कह रहे हैं कि आईडी, हम सबसे पहले टाइप ऐड कर रहे हैं कि आईडी की हम एंट्री करवाएंगे, आईडी डॉट एंट्री की जगह पे हम उसकी टाइप टी डॉट टाइप करेंगे, क्योंकि टी एक्चुअली वो टाइप है जो आगे मेंशन है कि या तो वो करेक्टर हो सकती है या इंटीजर हो सकती है। तो टी डॉट टाइप करेक्टर है या इंटीजर है, और डिपेंडिंग अपॉन के यहाँ पे हमने इसको क्या टाइप दी थी जब हम प्रोग्राम में से रन करेंगे। अभी तो ये CFG रूल्स हैं, तो ये CFG रूल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्चुअली ये बात बता रहा है कि ये रूल ये बताता है कि आईडी को हम कोई स्पेसिफिक टाइप देंगे जब हम इसको प्रोग्राम के अंदर रन करेंगे, क्योंकि दैट टी इज एक्चुअली मेंशनिंग आइदर समथिंग इज कैरेक्टर और इंटीजर और समथिंग लाइक दैट। मैम जो लेफ्ट वाले हैं वो हमारे पास हाँ जी डिक्लेरेशन, ये और हमारे जो पास राइट वाली है CFGs वो है। हमारे पास CFG है। मैम तो लेफ्ट वाला जो लैंग्वेज का पार्ट है, तो किसी भी लैंग्वेज का हम CFG बनाएंगे किसका तो हम पार्ट है? ऐसे बना रहे हैं। मैं तो जो लेफ्ट वाला वो हाँ तो इसमें हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काइंड ऑफ आप, जैसे यहाँ सूडो कोड है, तो और जो राइट वाला है वो CFG सॉरी है ना हमारे ये पास, आपके पास है ना लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट वाला।
राइट वाला नहीं? ये आपके पास काइंड ऑफ CFG है और ये हम उसकी हम्म। टाइप डेफिनेशन लिख रहे हैं। मैम टाइप डेफिनेशन हमारी टाइप डेफिनेशन कहाँ नहीं लिखी होती? आप थोड़ा माइक के पास आके बोलें। एक्सप्लेनेशन के लिए मैम कह रहा हूँ टाइप हाँ, डेफिनेशन हमारी आपकी अपनी नहीं, अंडरस्टैंडिंग आप के लिए होती है कंपाइलर बस। डिजाइन करते हुए आप टाइप डेफिनेशंस लिखते हैं। अच्छा, अभी ये मैं आपको यही भी समझाती हूँ। अभी आप आगे, अगर मैं आपको एक सेकेंड इस बुक को चेंज करके दिखाऊं, कहाँ गया कंपाइलर कंस्ट्रक्शन? अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये चैप्टर नंबर 7, और ये आप देखेंगे कि आपके पास एक्चुअली होगी कि आप स्टेटमेंट की, फंक्शंस की, एक्सप्रेशंस की कन्वर्जन वगैरह करते कैसे हैं। जब आप देखेंगे तो हम उसमें सारी स्टेटमेंट्स कवर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन जनरल रूल्स जो हम कंपाइलर डिजाइन करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि इस तरह से टाइप्स की हम कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। अब वो हम कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस हद तक ठीक परफॉर्म हो रहा है, किस हद तक गलत परफॉर्म हो रहा है, ये एक अगली डिस्कशन है। लेकिन like in semantic analysis, you are literally checking out the logical errors. But again, the point is, can you find out all the logical errors? No. So you cannot again say कि ये 110% टाइप चेकिंग के जो रूल्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी यही आपके जनरलाइज्ड रूल है, हमेशा यही यूज होंगे। नहीं, हम एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपना कंपाइलर डिजाइन करते हुए कुछ सर्टेन टाइप चेकिंग के रूल्स प्लेस इन कर देते हैं कि ये आप चेक कर लो, कि फंक्शन की टाइप चेक कर लें, कोई चीजें ऐड हो रही हैं उनकी टाइप चेक कर लें, सब्ट्रैक्ट, या चलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अगर कोई आ रहे हैं तो काइंडली हम उनकी टाइप्स चेक कर लें, फंक्शंस के अंदर, लूप्स के अंदर। तो इतनी जनरल हम डेफिनेशंस को स्ट्रक्चर बना लेते हैं और हम इसको राइट डाउन कर देते हैं, प्लेस इन कर देते हैं व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग द कंपाइलर्स। It roughly actually handles, if we know the language well, so it roughly handles like maybe 95 to 99% of the type conversions, type compatibility checks. तो ये होती हमारे लिए ही है, लेकिन ऑब्वियसली कंपाइलर के लिए होती हैं कि हम कंपाइलर में जब हम टाइप्स को चेक करें तो उस तरह परफॉर्म होता है। जैसे हम आगे, इन्होंने आगे थोड़ी देर अच्छी वाली एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट लुक एट दिस, कि हम ये स्टार्ट करें ना, अब यहाँ पे कहा कि आप डिजाइन कर सकते हैं कोई भी टाइप चेकर, सिंपल से सिंपल। आप वो करेंगे, हम आपको कुछ सिंपल टाइप चेकर डिजाइन करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं, दिस इज अ नाइस ग्रामर। इस ग्रामर में हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये ई जो है वो लिटरल बना सक रहा है, नंबर बना रहा है, आईडी है, आइडेंटिफायर हो गया। इट इज एक्चुअली टेकिंग अ मॉड, it is actually accessing any array element at a certain point, and it is actually looking at a pointer. Now, does that grammar make sense? No. Right now, we are not looking at the CFGs to make sense. That's the point. तो आप कहेंगे ये ग्रामर क्या कर रही है? ये ग्रामर बस यही कर रही है। सो टेक्निकली हमारे पास यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर ये ग्रामर एक एरे एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक प्लेस पे एक्सेस कर रही है, तो हमने एरे कहाँ डिफाइन की? हाँ, हमने एरे कहीं डिफाइन नहीं की। फिलहाल आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस की टाइप्स कैसे लिखी जा सकती हैं, या उनकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड की जा सकती है। जैसे अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो बिकॉज इट इज लिटरल, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई कि ई की जो टाइप होगी वो होगी कैरेक्टर, और अगर वो नंबर है तो ई की टाइप होगी इंटीजर, और अगर वो आईडी है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी टाइप होगी जब हम उसे चेक करेंगे, लुकअप करेंगे आईडी एंट्री को, यानी कि अगेन हम सिंबल टेबल में जा रहे हैं और आईडी की एंट्री को चेक कर रहे हैं और हम लुकअप कर रहे हैं कि उसकी क्या टाइप थी। वो जो टाइप होगी आईडी की वो ई की टाइप है। ये तीन हमें बातें समझ आई? हाँ, आईडी इटसेल्फ एक वेरिएबल है और उसको कोई टाइप हमने दी हुई है। हमें इस ग्रामर में नहीं पता हमने उसे क्या टाइप दी हुई है। इस ग्रामर में हमें तीन बेसिक चीजें बताएगी कि अगर तो स्ट्रेट अवे टाइप लिखी हुई है तो वो तो हम टाइप ही उसको दे रहे हैं कि हमारे पास जो ई है वो एक्चुअली है ही, मतलब वो एक्चुअली स्ट्रेट अवे एक बेसिक टाइप को डिफाइन कर रहा है कि ई की टाइप है कैरेक्टर, ई की टाइप है इंटीजर। फिर हम कह रहे हैं कि ई इज मेकिंग आईडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ई वाज मेकिंग टाइप्स एक्चुअली,
देन वी आर सेइंग ई इज मेकिंग आईडी, तो अब हमें नहीं पता कि आईडी की टाइप क्या है। हाँ, अगर यहाँ उसका कोई रूल लिखा होता तो हमें पता होता। सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो टू द सिंबल टेबल, लुक अप एंड फाइंड आउट आईडीज एंट्री, एंड वट एवर इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ आईडी, दैट्स गोइंग टू बी ईज टाइप। अब अगला अगला रूल देखें, दैट इज एन इंटरेस्टिंग रूल। वो आपको बता रहे हैं कि इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन जस्ट लाइक मॉड, सो यू हैव E1 एंड E2। सो नाउ कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास E1 और E2 कोई स्पेसिफिक नंबर्स हैं, ठीक है, देखिए वो नंबर्स ही होने चाहिए, हम मॉड ले ही सब तब सकते हैं। तो अब हमें मैथ्स का एक बेसिक रूल पता है, मैथ्स के बेसिक रूल के मुताबिक यू कैन ओनली टेक मॉड ऑफ होल नंबर्स, राइट। तो हमें पता है कि फिर उसे इंटीजर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हमने कहा कि इफ E1 डॉट टाइप इज इंटीजर एंड E2 डॉट टाइप इज इंटीजर, तो फिर इस ई की टाइप क्या है, इंटीजर है, अदरवाइज टाइप एरर है। क्योंकि अगर इनकी टाइप्स डिफरेंट है कुछ भी अपार्ट फ्रॉम इंटीजर, तो वी आर गोइंग टू थ्रो एन एरर। तो ये आपके पास हमने एक जनरल, अब क्यों हमने स्पेसिफिक रूल डिसाइड किया, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास जो जनरली एक रूल है फॉर अ सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेटर which has to be कि उसको होल नंबर्स पे परफॉर्म होना है, तो आप उसके लिए एक फिक्स टाइप स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब ये ऑब्वियसली these are obviously like pseudo codes, these are not actual codes, so you know कि जब कंपाइलर का डिजाइन को एक्चुअली में को कर रहा होगा तो उसको एक प्रॉपर कोड की फॉर्म में ही लिखेगा। और अब आप कहेंगे कि कितनी टाइप चेकिंग लिखी जाएगी। पहली बात है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। दूसरी बात यह है कि if you break down your entire code, even if it is 1,000 lines or 2,000 lines, it literally breaks down to certain structures which are in the code, which are declarations, loops, functions, any mathematical operation being performed, certain data structures, and anyone can actually on fingertips name them कि ये data structures हैं, इसकी हमने type declaration की बातें लिखनी। that doesn't, it's not that big। वो बाकी जगहों पे वो टाइप कन्वर्जन यूज हो जाती है। तो अब आप एक दफा लिख रहे हैं ना वेरिएबल की टाइप कन्वर्जन, टाइप डिक्लेरेशन और जो भी है, तो दिस इज यूजेबल। अब आप अगली टाइप डिक्लेरेशन देखिए, दैट इज अगेन टोटल डिफरेंट थिंग। इट इज सिंपली सेइंग कि हम किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे किसी एरे की वैल्यू चेक कर रहे हैं। अगेन नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, वी डोंट हैव एनी डिक्लेयर्ड एरे हियर, that is not actually being mentioned here right now। इस ग्रामर की अगर बात करें, वो कहते हैं कि ई की टाइप ये होगी, यानी ई एक्चुअली क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि लेट्स से कि कोई मेरे पास एरे है और एरे का एलिमेंट नंबर 15 मुझे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से कि ये किसी भी एरे है, एरे ऑफ नेम्स, और 15th नंबर पे 15th नंबर पे हमारे पास नाम आता है, लेट से मेरा ही नाम आ जाता है, ठीक है। 15th नंबर पे नाम आता है आमना। तो इसका मतलब कि अब इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है स्ट्रिंग या कैरेक्टर, जो भी आप कहें। तो हमारे पास इस E1 में क्या स्टोर होना है, इस E में क्या स्टोर होना है, जो इसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू है दिस नेम एंड दिस नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, सो इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। अच्छा, ये बात हमें यहाँ से समझ आ गई। अब आप इस रूल को देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर E1 की जो, अब वो कह रहे हैं कि E1 की जो टाइप है ना, यानी कि E1 की जो टाइप है, लेट्स से कि वो एरे है, एरे है, हम एरे की बात करें। एरे के अंदर हमने बताया कि ये जो चीज है ये डिफाइन करती है कि आपका मतलब आपका इंडेक्स क्या है, और ये चीज आपकी डिसाइड करती है कि एरे की टाइप क्या थी। ठीक हो गया। अब ये हमें इंडेक्स बता रहा है और ये बता रहा है कि एरे की टाइप क्या है। अभी हमें नहीं पता एरे की टाइप क्या है। उसने लिखा एंड E2 डॉट टाइप। E2 क्या है, यहाँ पे जो हम वैल्यू प्लेस इन कर रहे हैं। जब भी हम किसी एरे को कहीं पे भी यूज करते हैं तो हम उसके हम उसके अंदर जब इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं तो वो हमेशा इंटीजर होती है, राइट, वी अंडरस्टैंड इट, वो हमेशा इंटीजर होती है। आपकी 100 लेंथ की एरे है, 1 मिलियन लेंथ की एरे है, लेकिन जब आप किसी एलिमेंट को कॉल करते हैं तो आप ऐसे ही लिखते हैं ना, एरे, और आप
स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज लिखते हैं इट इज ऑलवेज इंटीजर। तो हम कह रहे हैं एंड e2 डॉट टाइप इज इंटीजर। इसका मतलब हमारे पास एक एरे डाटा स्ट्रक्चर है और हमारे पास उसके अंदर जो हमने इंडेक्स दिया है वो इंटीजर है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। गलती भी तो हो सकती है, मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ यहाँ पे ये लिख दो, तो ऑब्वियसली इसको एरर थ्रो करना ना, ये तो गलत लिखा है मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ही लिख रही हूं तो वो कह रहा है देन टी। टी का मतलब है कि एरे की जो टाइप है वो ही टाइप होगी ई डॉट टाइप की टाइप। और अदरवाइज गलती किस चीज में हो सकती है, या तो इस टाइप में गलती हो सकती है, इस टाइप में गलती, अगर इन दोनों में से किसी में भी गलती है तो फिर आप एरर टाइप को थ्रो करा देते। ये रूल आप लोगों को समझ आया? जी मैम जी। ये एरे में जो एस और टी दो आर्गुमेंट्स में पास किए हैं, इससे हमें रिटर्निंग वैल्यू जो मिलेगी उसका होगा। और एस और टी यहाँ पे इंडेक्स तो नहीं है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम यहाँ पे, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये सूडो कोड है। जब आप इसका कोड लिखेंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली पता होगा दीज आर जस्ट प्लेस होल्डर। इसमें आपके, आप ये समझ लें कि ये एक कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है। आपकी तो पूरी इस टाइप चेकिंग में और इसके बाद आपके पास अगला वो एड्रेस जनरेशन वाला है, तो उसमें हम सारी चीजें देखें। मैं किसी एक्चुअल लैंग्वेज का तो बना ही नहीं रही ना। जब मैं किसी एक्चुअल लैंग्वेज का बना नहीं रही तो मैं फिर यहाँ पे एक्चुअल चीजें कैसे लिख सकती हूँ? इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीथिंग एंड वी आर नॉट रिक्वायरिंग यू टू राइट इट फॉर एनी एक्चुअल लैंग्वेज। एंड एनी टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू डू टाइप चेकिंग, आपने ये सिर्फ देखना है कि एरे इज गोइंग टू हैव टू थिंग्स इन एवरी लैंग्वेज। फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी कि वो उसका इंडेक्स क्या है, कहां तक जा रहा है। एंड सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी कि वो किस टाइप की एरे है। एंड दैट आर द टू थिंग्स यू रिक्वायर फॉर एन एरे। और फिर आप एरे पे जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और अगर आपको उसमें कोई भी टाइप कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप यही टाइप कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि उसका इंडेक्स हमेशा इंटीजर हो और जो वो वैल्यू आउटपुट करे जब भी हम उसके किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कॉल करते हैं तो वो वैल्यू उसी टाइप की हो जिस टाइप की वो एरे थी। और ऑब्वियसली हमेशा ऐसे ही होता है, मतलब इसके अलावा कोई काम हो भी नहीं सकता। तो ये एक रूल है जो आपको फिर अब आगे अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये रूल पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ई डॉट टाइप में अगर ई1 की टाइप क्या है, वो पॉइंटर है टी है, तो हमारे पास इसकी टाइप क्या होगी, जिस चीज को वो पॉइंट कर रहा है उसकी टाइप। मतलब पॉइंटर किसी चीज को पॉइंट कर रहा है ना, उसकी कोई टाइप है। तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक वेरिएबल a इज इक्वल टू पॉइंटर b, तो a की टाइप क्या है? a की टाइप है कि ये पॉइंटर b किस चीज को पॉइंट कर रहा है। अब ये पॉइंटर b जिस भी चीज को पॉइंट कर रहा है, किसी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है और वहां पे कोई वैल्यू स्टोर है और उसकी कोई टाइप है, वो जो टाइप है वो a की टाइप होगी। ये हमने बताया कि ये स्टैंडर्ड रूल है फॉर पॉइंटर चेकिंग। It can be molded for different languages, but these are somehow standard rules for just semantic understanding or certain type understandings, I would say. So, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि they are again going to do another type checking statements and we are just going to look at this one. हम इसको दोबारा देखते हैं, आपको थोड़ा और समझ आएगा। Let's just look at it. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास P is making D and semicolon S. Maybe there are two statements. And then the first statement is saying that ID is going to have a type E. हमें देखना है कि S की टाइप क्या होगी। अब वो कह रहा है कि हम यहाँ पे ये कुछ somehow मैं ये अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो कुछ भी हम आपको यहाँ पे इधर करवा रहे हैं, यहाँ पे इसके सामने रूल्स लिखे हुए हैं। You can consider somehow something like this कि we know that there is a language and we know the rules और हम वो रूल्स यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। अगर आप इसको स्टैंडर्ड वे में जज करेंगे ना कि ये कौन सी लैंग्वेज है और ये तो असल रूल नहीं बनता, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, फिर आप इसको किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर कभी, ऑब्वियसली आप इम्प्लीमेंट अभी फिलहाल तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप कभी कभी को कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप जिस लैंग्वेज के लिए करेंगे उसके जब रूल्स लिखे हुए होंगे तो फिर थिंग्स वुड बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईडी की जो है, हम कह रहे हैं कि एस की टाइप क्या होगी। वो कह रहे हैं कि अगर हम लुकअप करें आईडी की एंट्री को इन द सिंबल टेबल और वो अगर आईडी की एंट्री की जो टाइप है वो अगर ई की टाइप हो
तो हम वॉइड रिटर्न करेंगे, जिसका मतलब है कि हम फिर हम इसके ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब फिर एस की यही टाइप है। ये देन वॉइड इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, और ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि देन वॉइड का मतलब है कि जो भी असाइंड स्टेटमेंट है वो वैलिड है ऑन अ सर्टेन लेवल। तो अगर वो वैलिड है तो हम वॉइड रिटर्न कर रहे हैं, और अगर वो इनवैलिड है तो हम फिर टाइप एरर रिटर्न कर रहे हैं। तो जहां पे हम किसी चीज की सिर्फ वैलिडिटी चेक करें, in previous one we were always returning the type, but in this one we are just checking कि इनकी टाइप ठीक है, हाँ ठीक है, गुड, वॉइड रिटर्न कर, ठीक है। अगर नहीं है, ओके, फिर अब आप एरर रिटर्न करें। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि S semicolon S, it is just two statements. These are just two statements. If they are just simple two statements, तो वो ये कह रहे हैं कि S की जो टाइप है, वो कह रही है कि अगर S1 की टाइप भी वॉइड रिटर्न कर रही थी और S2 की टाइप भी वॉइड रिटर्न कर रही थी, तो इसका मतलब है कि ये रूल भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, दोनों की टाइप चेक हो गई। इसका मतलब हम कलेक्टिव स्टेटमेंट्स की टाइप चेक कर रहे हैं, और वो कहीं कलेक्टिव लिखी है तो हम कह रहे हैं कि हमने कहीं S1 की टाइप भी चेक कर ली थी, S2 की भी कर ली थी, S3 की भी कर ली थी, लेट्स से बहुत सी स्टेटमेंट्स, हम कह रहे हैं सबकी स्टेटमेंट्स में वॉइड आ रहा है ना, तो ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये ठीक है, वॉइड कर दो। मतलब अभी ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ चेक कर रहा है कि इनकी स्टेटमेंट चेक हुई नहीं है जिस भी स्पेसिफिक रूल से। अब इफ देन की यहाँ पे और वाइल की स्टेटमेंट भी हमें, मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि हमने यहाँ ना जरा ब्लॉक्स ऑफ कोड की करें, हम इफ देन की चेक करें, टाइप चेकिंग कैसे। वो कह रहा है कि इसकी टाइप क्या होगी कि इफ, अब ये इफ हमारे सूडो कोड वाला इफ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सॉरी, मैं ये अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ई टाइप, ये जो ई है, हमने कहा इफ ई, आपके पास इफ स्टेटमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास कंडीशन है, जो हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन देते हैं इफ के केस में, अगर उसकी टाइप बुलियन है, और ऑब्वियसली उसकी टाइप बुलियन ही होनी चाहिए, इट हैज टू बी अ समथिंग व्हिच कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो उसकी टाइप बुलियन है, देन हमारे इस ये लेट्स से कि एक्सप्रेशन है, ये कुछ रिटर्न करवा रहे, देन हमारे पास क्या चीज रिटर्न होगी जो S1 की टाइप है, यानी कि इफ के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है अगर उनके अंदर कोई टाइप है तो वही रिटर्न होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारे पास इफ स्टेटमेंट की टाइप बुलियन थी। इसका मतलब हम यहाँ पे एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना रहे हैं कि उसको बुलियन ही होना चाहिए, उसको कुछ और होना भी नहीं चाहिए। अगर वो कुछ और होगी तो अदरवाइज वैसे ही एरर आ जाएगा। अब आप देखेंगे हमने इस इफ स्टेटमेंट की टाइप चेकिंग लिखने के लिए भी यहाँ पे इफ देन लूप ही यूज किया है। दैट्स कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग टाइप ऑफ थिंग, जो हमने वैसे तो नहीं पढ़ा था इसमें, लेकिन इट्स लाइक कि आप सेम लैंग्वेज में रह के भी, दैट्स नॉट बूटस्ट्रैपिंग एक्चुअली, बट आप सेम लैंग्वेज में सेम लैंग्वेज का कंपाइलर लिख सकते हैं, या अगर आप इस चीज को ना भी कंसीडर करें तो समहाउ आप लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यूज करते हुए ही किसी लैंग्वेज का कंपाइलर लिख रहे होते हैं। अब अगर आप वाइल की स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे वाइल की स्टेटमेंट ये कह रही है कि इफ, अब ये देखें वाइल के अंदर एक गार्ड होता है, इसको आप गार्ड कहते हैं, जो कंट्रोल करता है कि कब तक आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू या फॉल्स होंगी। उस गार्ड को भी हम चेक करते हैं ना कि यू आर लाइक वाइल आई इज लेस देन 10, so in every time you are just like yes no yes no yes yes yes, when it's 10 you are like no. so आपके पास ये जो गार्ड है इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, बुलियन, एंड देन जो वाइल के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है दैट इज गोइंग टू बी द टाइप, अदरवाइज आपके पास टाइप एरर आ जाएगा। दैट्स हाउ यू आर एक्चुअली राइटिंग द टाइप डेफिनेशन। अब अगर हम इसी में देखें कि हम, क्वेश्चन, जी जी मैम हम लोग कह रहे हैं कि जो वाइल में कंडीशन है, अगर वो बुलियन है तो जो S1 की टाइप है, जो डू के बाद पूरा एक ब्लॉक होगा ना हमारे पास स्टेटमेंट्स का, ब्लॉक मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे स्टेटमेंट्स उसमें, होंगे, तो उनकी टाइप हम कैसे डिफाइन, मतलब उसकी S की टाइप और उसकी टाइप हम सेम कैसे कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मतलब S डॉट टाइप। एट द एंड हमें हम ये जो हमारा पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है
हम कह रहे हैं कि इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड की एट द एंड कोई टाइप होगी, और हम कह रहे हैं कि उसकी टाइप ऐसी होगी कि अगर हमारी वाइल की टाइप ठीक है जो कि बुलियन है, हम एक्चुअली बहुत सी चीजों पे चेक लगा रहे हैं। हम अब इस पूरी डेफिनेशन से एक्चुअली क्या करें, हम एक लूप की टाइप चेकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले तो इस बात पे भी गार्ड लगा दी कि वाइल की कंडीशन जो है वो बुलियन है। इसका मतलब अगर किसी ने वाइल की कंडीशन गलत दी हुई है तो तब भी वो उसमें चेक हो जाएगा। और हम दूसरा कार्ड ये लगा रहे हैं कि फिर वो जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, हो सकता है उन स्टेटमेंट में कितना कुछ परफॉर्म हो रहा हो और एट द एंड कोई आंसर आ रहा हो, तो आप ये समझ लें कि वो लूप जो एट द एंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम कह रहे हैं एस। और अगर लूप कुछ भी प्रोड्यूस करे, वेन एवर यू आर प्रोड्यूसिंग एनी सॉर्ट ऑफ आउटपुट, इट इज गोइंग टू हैव अ टाइप। तो हम कह रहे हैं कि उसकी जो टाइप है दैट इज द टाइप ऑफ whatever all the statements were. Now यहाँ पे s dot type को आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि actually it's a block of statements, और हर स्टेटमेंट की आप अलग अलग तरीके से टाइप चेक करेंगे, कोई आंसर आएगा, कुछ ना कुछ परफॉर्म हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आउटपुट हो रहा होगा, उसको आप कलेक्टिवली आपके कि उस जो आपके पास जो परफॉर्म हो रहा है उसकी जो टाइप बन रही है वो आप उस पूरे ब्लॉक की टाइप कह रहे हैं। क्या हमें वाकई पूरे ब्लॉक की टाइप चाहिए होती है? नहीं, उस तरह नहीं चाहिए होती जिस तरह आप ये समझ रहे हैं कि मे बी वाइल हमारे पास कोई एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है और हमें उसकी टाइप चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप ये समझ लें कि हम वाइल की ओवरऑल, just to check that while doesn't have any logical semantic error, हम ये वाला गार्ड उसके ऊपर implement करते हैं, गार्ड in terms of type checking। तो this is what it is। ठीक है मैम, हम बेसिकली चेक सिर्फ वाइल की कंडीशन करना चाह रहे हम थे, चेक बाकी सिर्फ हमने वाइल की कंडीशन को करना चाह रहे हैं कि वाइल के ऊपर ये गार्ड लगा हुआ है, और फिर हम एक पूरे ब्लॉक ऑफ कोड की कंडीशन को चेक करते हैं कि अब वाइल के अंदर भी जो स्टेटमेंट्स हैं हम कह रहे हैं लेट्स उनको भी हम चेक कर लेते हैं ना। तो आप उसके अंदर चेक कर रहे हैं तो आप S1 की टाइप चेक कर रहे हैं। अब आपको पता है कि पीछे हमने, अब हम जब इन सारे रूल्स को कंबाइन करके लिखते हैं तो ऑब्वियसली हम मुख्तलिफ रूल्स को और मुख्तलिफ तरीकों से, आप ये S1 डॉट टाइप को ये समझ लें कि व्हाट इफ S1 डॉट टाइप हैज अ लॉट्स ऑफ रूल्स देन ऑल टुगेदर। उसमें कोई सम हो रहा है, कोई मॉडुलो ऑपरेटर है, कोई प्रिंट स्टेटमेंट जा रही है, कुछ कन्वर्जन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम उन सबकी टाइप्स चेक कर रहे हैं। और समहाउ हम इन सब चीजों को ब्लॉक बाय ब्लॉक पढ़ रहे हैं, बट व्हेन दीज आर इम्प्लीमेंटेड तो ये कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती है व्हेन दे आर इम्प्लीमेंटेड। अब हमारे पास देखते हैं हम फंक्शंस की टाइप कैसे चेक करते हैं। फंक्शंस की टाइप चेक करने के लिए हम लेट्स से, अब आपके पास फंक्शन डिफाइंड कैसे, अब आप कहेंगे कि हम फंक्शन ऐसे तो डिफाइन नहीं करते। आपके पास दो चीजें हैं, एक होती है आपके पास फंक्शन डेफिनेशन और एक होती है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन मैथ्स में कैसे होती है? मैथ्स में फंक्शन, जनाब फंक्शन कहता है कि आप किसी डोमेन को आप किसी रेंज पे मैप करते हैं, ठीक है? तो आपके पास एक उधर डोमेन होती है जो मैप करती है और वो रेंज के ऊपर उस तरीके से मैप हो रही होती है। ये इस वाली जो आपके पास नोटेशन है इसको यहाँ पे फिलहाल यूज किया गया कि उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक इस तरीके से मैपिंग चल रही है और आप इसको फंक्शन कह रहे हैं। तो हमारे पास, या आप इसे और बेहतर तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है इस तरीके से, आप ये समझ सकते हैं कि फंक्शन कोई इनपुट लेता है या उसके पास कोई इनपुट होता है और उसने कोई आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप कहेंगे कि फंक्शन कोई आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा, ओके, तो तब हमारे पास वॉइड कंडीशन हो जाएगी ना, और वो कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा, तो चले ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है जो सिर्फ कुछ प्रिंट करवा रहा है। तो फिर टेक्निकली स्पीकिंग बाय यूजिंग सॉलिड रूल्स हमें तो ऐसा फंक्शन बनाना ही नहीं चाहिए ना जो सिर्फ प्रिंट करवा रहा है। इसका मतलब अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वुड बी डूइंग समथिंग, टेकिंग सम वैल्यूज, परफॉर्मिंग समथिंग ऑन इट एंड देन रिटर्निंग सर्टेन वैल्यूज। तो अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आपके पास फंक्शन की कुछ इनपुट वैल्यूज हैं एंड देन फंक्शन की कुछ आउटपुट वैल्यूज हैं। इसको अगर मैं इसके साथ कंबाइन करके देखूं तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक तो आपकी क्लास सारा टाइम ज्वाइन करती रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये दिस इज अ फंक्शन कॉल, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये मेरे पास कोई फंक्शन 1 है और वो कोई आर्गुमेंट ले रहा था 3 और मैंने उसको उस पे कॉल करना।
आप इसको देखें और फिर हम इसको भी समझेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास फंक्शन की टाइप है वो है एस टी, मतलब कोई इनपुट विच इज somehow generating some output। और देन E2 की जो टाइप है, यानी कि जो यहाँ पे हमने आर्गुमेंट लिया, दैट इज एस। एस मीन्स कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि हम जो इनपुट ले रहे हैं उसकी क्या टाइप है। अगर जो E2 की टाइप है वो है जो S है, whatever is the type of S, then we are actually outputting the T and that T is the type of the answer। अब आप इसमें ऐसे ही समझ लें कि आपके पास ये जो फंक्शन है, मैंने यहाँ पे बनाया फंक्शन 1, इसमें मैं 3 कह रही हूँ। ये फंक्शन जो है ये कुछ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है। 3 को जो भी नंबर इसको देते हैं उसका ये स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक फंक्शन है विच इज एक्चुअली गेटिंग स्क्वायर ऑफ एवरीथिंग, तो इसका मतलब अगर मैं इसको कॉल करती हूँ किसी चीज ई में, तो ये जब इसका स्क्वायर लेगा तो इसका एक आउटपुट आएगा ना। लेट से इसका आउटपुट है ना 9। 9 की कोई स्पेसिफिक टाइप है? लेट से भी यहाँ पे तो चलो इंटीजर टाइप ही है, लेकिन इसकी जो टाइप है वही फिर ई की टाइप हो गई ना, क्योंकि इट्स इंटीजर। तो दैट इज द केस व्हिच इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर, कि यहाँ पे आप इस तरीके से इसको फंक्शन के टर्म में परफॉर्म करते हैं। और यहाँ भी फिर अगर आप उसको देखें तो उन्होंने इसी बात को बताने की कोशिश की है कि आपके पास इसकी टाइप जो होती है वो ये होती है कि आप क्या इनपुट उसको देते हैं और वो आपके पास आउटपुट की आपके पास क्या टाइप होती है, एंड जस्ट डिपेंडिंग ऑन दूस टाइप्स आपके पास इसकी टाइप होती है। और ये हम एरोहेड एक्चुअली ये डिपिक्ट करें कि हमारे पास कोई फंक्शन है और हम फाइनली उसकी टाइप जो है वो आउटपुट वाली टाइप ही होती है, जो यहाँ पे आपको पूरे कॉल में बताएगी। देखिए, जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो टेक्निकली आपको कहीं पे टाइप उस तरीके से चाहिए नहीं है। उस टाइप में आपने उस फंक्शन की ही डेफिनेशन को लिखा कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को बना रही है, दैट इज अ डेफिनेशन। बट देन व्हेन यू कॉल इट, बिकॉज अकेला अकेला फंक्शन तो वैसे भी कोई मीनिंग नहीं बना रहा ना, उसकी तो वैसे ही कोई आप फंक्शन बना देते हैं लेकिन आप उसको भी कॉल नहीं करते, तो वो वैसे भी आपकी प्रोग्रामिंग में कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, वो डेड कोड है। वैसे इसमें डेड कोड वगैरह वाला भी पार्ट आई थिंक ऊपर था या शायद नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने वो आपको बताया हुआ था, आई वाज नॉट गोइंग टू रिपीट इट। तो दैट इज हाउ फंक्शन डेफिनेशन इज बीइंग चेक्ड। अब यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस यहाँ पे लिखा है, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि क्या हम इक्विवेलेंस टाइप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मतलब अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो इक्विवेलेंस हैं अगर उनकी सम सेम बेसिक टाइप्स हैं, और हम क्या करते हैं, टू चेक इक्विवेलेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बेसिक टाइप देयर मस्ट बी अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर टू चेक द इक्विवेलेंसेस। मतलब अगर तो बेसिक टाइप स्ट्रेट अवे सेम है तो एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है, और अगर आपके पास कंस्ट्रक्टेड एक्सप्रेशन हैं तो फिर हम उनके लिए एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है जिसे हम उसको चेक करते हैं। अब लेट्स हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंसेस हम चेक करते हैं। हमने एक्चुअली चेक करना है कि क्या दो स्ट्रक्चर्स की टाइप जो हैं वो स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। वैल्यू वाइज इक्विवेलेंस हम नहीं चेक करें, हम स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस चेक करें। जैसे कि हम दो एरेज की स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस चेक करें। दो एरे स्ट्रक्चरली कब इक्विवेलेंट होंगी? अब आप मुझे खुद बताएं, अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये एरे 1 है और ये मेरे पास एरे 2 है और ये स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लेट्स से कि ये मैंने डिफाइन किया कि जी इसका ये 10 तक जा रही है और इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और अगर ये सॉरी ये 20 तक जा रही है पर इसकी डाटा टाइप है कैरेक्टर, तो ये स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट नहीं है ना, क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है और ये इंटीजर एरे है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहूँ कि एरे 3 है और ये 30 तक जा रही है पर ये इंटीजर है, तो ये दोनों जो है ये स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट है हमारे पास। तो मैम स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि टाइप सेम होनी टाइप चाहिए। सेम होनी चाहिए, और अगर और कोई भी कंस्ट्रक्ट है तो उसको भी सेम होना चाहिए। मतलब जो भी आपके पास चीज हो ना वो सेम होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। टाइप है या कंस्ट्रक्ट का मतलब मुराद यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं, जैसे कि इसमें साइज है और साइज है ना एरे का, तो अगर किसी एरे का साइज की टाइप कंपैटिबिलिटी होगी, मतलब और साइज की हमेशा ही टाइप कंपैटिबिलिटी होती है क्योंकि आपके पास एरे का साइज हमेशा इंटीजर में आता है। सो हम जब भी यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो साइज है वो या इंडेक्सेस हैं या आप जिस भी इस चीज को कहें,
ये हमारे पास हमेशा इंटीजर में ही होते हैं। तो ये पहला एट्रीब्यूट तो हमेशा ही इक्विवेलेंट होता है। आपके पास मेनली फर्क डालता है ये दूसरा वाला, दूसरी वाली चीज का टाइप। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ एस एंड टी आर सम बेसिक टाइप्स देन रिटर्न ट्रू। मतलब पहले तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये जो पहली लाइन है ना, ये बेसिक टाइप्स को चेक करिए, बेसिक टाइप्स को चेक करिए, तो वो इसमें ये कह रही है कि अगर तो वो दोनों बेसिक टाइप्स हैं तो बस चेक कर लेना, मतलब एस इज इंटीजर, टी इज इंटीजर, गुड। मतलब उसमें क्या इतनी मसले वाली बात रहेगी। मैम बेसिक टाइप से यहाँ मतलब इन हाँ कैर हाँ हाँ, वो सब आपकी है? सारी प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है, सारी प्रिमिटिव टाइप्स। तो मैम इसमें जब वो कह रहा है एस एंड टी आर बेसिक टाइप्स, अगर वो डिफरेंट भी हो तो नहीं नहीं तब नहीं भी? नहीं नहीं, इसमें वो ये कह रहा है कि हमने ना उसकी स्ट्रक्चर को लिखा ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उसमें तो आपने बहुत स्ट्रेट अवे चेक करना है ना, मतलब आपने ये करना है कि एस डॉट टाइप इक्वल्स टी डॉट टाइप, ठीक है, ट्रू है, दोनों मतलब सेम है। तो आप कह रहे हैं कि एस डॉट टाइप इज कैरेक्टर, टी डॉट टाइप इज कैरेक्टर, तो वो स्ट्रेट अवे टाइप चेकिंग है, क्योंकि कोई डिटेल्ड चीज नहीं है चेक करने के लिए इसके अलावा स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे इट्स जस्ट एन एल्गोरिदम। तो वो कह रहा है बेसिक टाइप तो आप स्ट्रेट अवे चेक कर लेंगे ना, मतलब एक्स भी कैरेक्टर है, वाई भी कैरेक्टर है, तो स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट है। अब अगर एक्स इंटीजर है और वाई कैरेक्टर है तो वो स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट तो नहीं है ना। तो हमें नहीं कहा कि जब आपके पास बेसिक वेरिएबल्स है सिर्फ और वो बेसिक टाइप्स है, आप ये समझ लें कि वेरिएबल की टाइप चेकिंग में आपको क्या ही करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या ही एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। तो ये एल्गोरिदम है, सूडो कोड भी नहीं है। एल्गोरिदम इज अ मोर जनरलाइज्ड फॉर्म, जिसमें वो कह रहा है कि बेसिक टाइप्स तो आप स्ट्रेट अवे चेक कर सकते हैं, तो उसको तो आप वैसे ही रिटर्न कर दे ट्रू, आप चेक कर लेते हैं बेसिक टाइप्स को। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगर आपके पास अदरवाइज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास एरे हैं दो, तो आपने कहा कि अगर एस इस एस वन और टी वन जो है वो टाइप वाइज कंपैटिबल है, ट्रू इफ इक्वल, मतलब इक्वल, इक्वल का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए साइज में। और फिर अगर हम सिर्फ टाइप्स की बात करें ना, और फिर हम कह रहे हैं कि उसकी टाइप और टी टू की टाइप, यानी कि हमारे पास जो एरे का टाइप है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, जो भी है, वो अगर इक्वल है तो फिर ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई इस तरीके से कंस्ट्रक्ट्स हैं, इन चीजों को आप नोड्स भी कह सकते हैं, टपल्स भी कह सकते हैं, और ये आप ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज किसी दो टाइप्स को समहाउ कंकैटिनेट करके भी नहीं, ये इसमें ना पीछे आके इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। दैट इज बेसिकली एक्चुअली दे आर जस्ट सेइंग सर्टेन रिकॉर्ड। सर्टेन रिकॉर्ड इज समथिंग के, यहाँ पे आप देखें उन्होंने यहाँ पे बात की है कि इफ समथिंग इज अ रिकॉर्ड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अभी क्या नोटिफिकेशन, आपके कुछ वीक्स भी ऑन हो रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को भी नोटिफिकेशन आ गया होगा, है ना? हाँ, सैटरडे आपके सारे शायद ऑन हो। सैटरडेज ऑन है। नहीं, हाँ, आपके आई थिंक सारे सैटरडेज ऑन। मैम अभी इस वीक तो ऑनलाइन है ना, या ये वीक तो ये तो ऑनलाइन है आपका पूरा। हाँ, सैटरडे भी? सैटरडे भी। अभी तो अगले वीक का भी कोई पता नहीं है, गॉड नोस। तो आई थिंक दिस सैटरडे, इस सैटरडे को आपकी मंडे की टाइमिंग चलेगी। चले, मंडे की तो मेरी क्लास नहीं होती, अगली सैटरडे वाली टाइमिंग में मेरी आपसे क्लास होगी। और फिर 11 मई वाले सैटरडे मतलब आपकी दो क्लासेस और होंगी, तो वी हैव इनफ टाइम टू कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक। अभी आज की क्लास के बाद हमारे पास वैसे ही 5 क्लासेस हैं, और 5 + 2 7 क्लासेस हैं हमारे पास बरोबर, मतलब जितना हमारा कोर्स रह गया उसको कवर करने के लिए। मैम वैसे भी रहता क्या क्या हमारा? ये चैप्टर 7 अभी हो जाएगा, इसका अगर कुछ रह गया तो एक दो क्वेश्चन तो वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि जैसे 2:15 होने वाले हैं तो थोड़ा इसमें मुझे समझाने में टाइम लग गया। ये कितना सा रह गया, लेट मी सी। ये स्टेटमेंट की भी हो गई ये, उसके बाद ये इनकोडिंग है, नेम इक्विवेलेंस है। नेम इक्विवेलेंस तो बहुत आसान है, आप नेम इक्विवेलेंस में इसको करते हैं। टाइप कन्वर्जन है, ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन थोड़े रह गए हैं। ये 10 से 15 मिनट और लगेंगे, लेकिन आप लोग अपने रोल नंबर मुझे भेज रहे हैं, मैंने अभी अटेंडेंस तो शुरू ही नहीं की। चलिए ये तो हम खत्म करें ना, इसके बाद
आपकी दूसरी क्लास इसके बाद है स्ट्रेट अवे? अटेंडेंस करें फिर दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। अच्छा चलें, बस ये खत्म कर लें। अगर ये आपके पास पॉइंटर टाइप है और दूसरा भी पॉइंटर है, तो अगर यस दोनों की मैम, टाइप सेम है तो कंसेप्ट सेम है। अगर आपके पास फंक्शंस हैं तो उनकी इनपुट और आउटपुट सेम है दोनों की, तो वो सेम है। तो बेसिकली आप क्या क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि आप स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंस भी चेक कर लेते हैं, and that's all. This is a pseudo code for it. So are you supposed to write down the actual code for it? No, but you have to understand the basic structure के type conversions, type इस तरह की चीजें। Mainly you are required to understand these things, like इस तरीके ये जो आपने चीजें लिखी हुई ना, ये आपको mainly समझ आनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। अब आपसे मैंने ये बुक पूरी शेयर की हुई है, तो आपने इस बुक में देखना है कि इन्होंने इसमें solved examples दी हुई हैं, solved examples, and you have to look at those solved examples and they're really good. तो उस तरीके से आपके पास है। फिर यहाँ पे इनकोडिंग फॉर कितने बजे आपकी क्लास अगली स्टार्ट हो रही है? लेट मी जस्ट यहाँ पे ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिर अगले वाले का हम देख लेते हैं। ये आपको मैम कह रहे हैं 2:30 कि पे होती है स्टार्ट। आपके पास इनकोडिंग भी अवेलेबल है डिफरेंट टाइप्स की। मतलब आप अगर कोडिंग के अंदर इसको इनकोडिंग को यूज करते हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी बड़ी आसान है। मतलब उन्होंने बताया कि बुलियन का कोड है 0000 और कैरेक्टर का और इंटीजर का और रियल का। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हैं उनके भी हमारे पास कोड्स हैं। अभी तो उन्होंने चलो 3 का बताया कि पॉइंटर का है, एरे का है और फंक्शन का है। ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न करवाता है, मतलब आपको स्ट्रेट अवे बताएगा कि देयर आर सर्टेन कोड्स। हाँ, बाकी जितनी भी टाइप्स हैं बेसिक, उनके भी कोड्स होंगे। अगर उसके अलावा कोई हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके भी कोड्स होंगे। तो क्या हम इन कोड्स की मदद से भी अपनी डेफिनेशंस लिख सकते हैं? तो वो यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि अगर आपके पास सिर्फ इंटीजर है तो उसका टाइप एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये आपने इंटीजर का टाइप एक्सप्रेशन लिख दिया। अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन है जो रिटर्न करवा रहा है इंटीजर, तो अब देखें हमने लिखा कि फंक्शन की टाइप डेफिनेशन थी 1 1 और इंटीजर की है 0 0 1 0 0। फिर वो कह रहा है कि एक पॉइंटर है जो इसके अंदर फंक्शन है जो कि इंटीजर, यानी कि इसको उसने इनसाइड कर दिया। तो उन्हें देखें हम, ये आपने फंक्शन का लिखा, ये 0 1 आपने पॉइंटर का लिखा और ये आपने इंटीजर का लिख दिया। और एंड पे उसने कहा कि एरे को भी ऐड कर दे उससे पीछे। तो 1 0 एरे के लिए, 0 1 पॉइंटर के लिए, 1 1 फंक्शन के लिए और दिस वन फॉर इंटीजर। ये एक एडिशनल टॉपिक है आपके इस चीज के अंदर। मतलब सिर्फ इतने ही इनकोडिंग्स दी हुई है, तो इससे ज्यादा कुछ आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ जी, मैम ये और उन्होंने कहा है कि अगर कोई पॉइंटर मैम किसी ये जो पॉइंटर लेट से, वाला हाँ लिखा हुआ हम टाइप ये यहाँ एक्सप्रेशन पे ये ये समझ नहीं नहीं है। डिस्कस कर रहे कि ये कोडिंग वाइज साउंड है कि नहीं साउंड है। वो बता रहे हैं कि आपको एक टाइप के हो, आपने पहले दूसरी टाइप के साथ नेस्ट किया, फिर तीसरी टाइप के साथ नेस्ट किया, फिर चौथी टाइप के साथ नेस्ट किया, कंस्ट्रक्टर टाइप है या बेसिक टाइप है, तो क्या आप उस सारे की इनकोडिंग लिख सकते हैं? तो वो कह रहे हैं कि आप ना 6 बिट इनकोडिंग जो है वो कंप्लीट टाइप एक्सप्रेशन के लिए हमें चाहिए होती है। मतलब ये हमने किया ना, तो ये आपको बता रहा है कि अगर आप पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू अ फंक्शन विच इज हैविंग, यानी हम एक फंक्शन कॉल को पॉइंट कर रहे हैं, और उसके बाद अब आपको खुद भी पता है कि हम किसी एरे को इस तरह नहीं लिख सकते। सो ये साउंड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स नहीं है बेसिकली। ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि इफ यू आर गिवन certain encodings and somehow you are given certain expressions, you can join them or write them in encoded form using these things, and that's all. इससे ज्यादा यहाँ पे देखें, ये कोई उतनी स्टैंडर्ड इनकोडिंग्स नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि हर लैंग्वेज में यहाँ आपने यही इनकोडिंग यूज करनी है। हाँ जी अहमद जी।